Welcome to Physics Aboard. This is fifth lecture on सेंटर ऑफ मास और इस लेक्चर में मेनली फाइंड करेंगे सेंटर ऑफ मास डिफरेंट शेप्स या फिगर्स के ऑब्जेक्ट्स का. लेट्स स्टार्ट नाउ. सबसे पहला फिगर लेते हैं सेमी सर्कुलर डिस्क. ये रहा हमारा सेमी सर्कुलर डिस्क. जैसे किसी कॉम्पैक्ट डिस्क का हाफ पार्ट या फिर किसी प्लेट का सर्कुलर प्लेट का हाफ पार्ट. मान लेते हैं कि इस दिए हुए डिस्क की रेडियस r है. चूँकि ये अंदर से बिल्कुल क्या है, सॉलिड है, हॉलो नहीं है, जैसे वायर का हमने निकाला था पिछले किसी लेक्चर में जहाँ पर सेंटर ऑफ मास को निकालने का तरीका सीख रहे थे. तो वहाँ पर क्या किया था, वायर के लिए क्या था, सिर्फ एक वायर था. लेकिन जब सेमी सर्कुलर डिस्क का निकालेंगे तो वैसे कई सारे वायर्स में, यानी एकदम थिन पोर्शन कट करते चले जाएंगे और इसको ढेर सारे, यानी दिए हुए डिस्क को ढेर सारे वायर्स में चेंज कर देंगे. सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क. ये भी लिख देता हूँ ऑफ रेडियस r एंड मास m. सो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे वायर्स में इसे कन्वर्ट कर दीजिए. तो वायर का क्या मतलब होता है, ऐसा बहुत सारा वायर इस तरह से आप चाहें तो कन्वर्ट करते चले जाएंगे. क्यों? क्योंकि वायर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो एक इजीनेस हमारे साथ आ जाएगी और वो ये है कि वायर का सेंटर ऑफ मास हमने निकाला हुआ है. जो सेमी सर्कुलर वायर का, सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास आपने देखा था, कितना था वो, दैट इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई. यहाँ भी लिख दूँ ऑफ रेडियस r एंड मास m. ठीक है, मैंने ये जानबूझकर लिखा है सो दैट के इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास को निकालने में हमें आसानी होगी. सो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि बेटर होता है कि आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को ज़रूर ले लीजिए. तो मैंने यहाँ जानबूझ के एग्जैक्ट सेंटर पे क्या किया है, दिए हुए सेमी सर्कुलर डिस्क के एग्जैक्ट सेंटर पर हमने ओरिजिन मान लिया है इस कोऑर्डिनेट एक्सिस का. नाउ यहाँ पर क्या करना है कि ऐसे बहुत सारे वायर में आप जब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, उसमें से एक वायर, बिल्कुल थिन वायर के थ्रू एक ऐसा पोर्शन आप कट कर लें आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से dr थिकनेस का एक पोर्शन कट कर लें. ठीक है, कितनी है इसकी थिकनेस, dr. इज दैट ओके नाउ? अब क्या है, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, इस जो डिफरेंशियल एलिमेंट आपने लिया है r डिस्टेंस पे, उसका मास निकालना पड़ता है. इसका मास कितना है, m, और रेडियस कितनी हमने ली हुई है, r. ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख दिया है. तो ये पोर्शन का मास कितना हो जाएगा, dm, इस डिफरेंशियल एलिमेंट का. हम लोग जानते हैं कि रेशियो जो होता है मास बाई एरिया, यहाँ पर इस सेमी सर्कुलर डिस्क का एरिया कितना है, पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. वो रेशियो इस केस में भी इक्वल होना चाहिए. मीन्स यहाँ जो मास है डिफरेंशियल एलिमेंट का और उसका एरिया, तो वो कितना है, यहाँ पे देख लीजिए. ये सेमी सर्कुलर क्या है, वायर आपने लिया है ऑफ थिकनेस dr. तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो पाई r होता है. ये आपकी रेडियस है और थिकनेस कितनी, थिकनेस है आपकी dr. सो पाई r dr यहाँ आपका आ गया है. अब dm आप कितना लिखेंगे,
dm इज इक्वल टू m अपॉन, ये 2 ऊपर ले जाइए, नीचे पाई आर स्क्वायर, और ये कितना हो गया पाई आर डी आर, पाई से पाई कैंसिल आउट, कितना आ गया ये 2m अपॉन आर स्क्वायर आर डी आर। एक्स के अलोंग मैं सेंटर ऑफ मास नहीं निकालना चाहता हूँ, ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि वाई एक्सिस के अलोंग अगर कोई दिया हुआ फिगर सिमेट्रिक है तो उसी के अलोंग आप सेंटर ऑफ मास निकालिए। एक्स एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास कहाँ चला जाएगा, ओरिजिन या सेंटर पे चला जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर फिगर क्या है, सिमेट्रिक फिगर अगर है और आपने ओरिजिन वहाँ पे मान लिया है और वो वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। देयरफॉर एक चीज़ और ध्यान रखने का है आपको कि आपने वाई एक्सिस के अलोंग ये वाला जो स्ट्रिप है, डिफरेंशियल एलिमेंट है, वो आर को किधर लिया है, वाई एक्सिस के अलोंग लिया है। देयरफॉर जब भी आप बात करेंगे इस ऐसे किसी वायर की जो आपने डिस्क में कट किया है, तो जब भी आप सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए चलेंगे इस डिस्क की, तो ये जो डिस्टेंस आप लिखेंगे वायर का सेंटर ऑफ मास आपको लेना होगा। देयरफॉर मैंने ऑलरेडी उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर उसे मेंशन कर दिया है। आइए, वाई सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन सेमी सर्कुलर डिस्क। देयरफॉर आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है, 1/m इंटीग्रेशन, और ये y के अलोंग क्या है, r है। मैंने ऑलरेडी, फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर आप वायर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको जब ये ले लेते हैं तो आपको ये मानकर चलना है कि यहाँ पर आपको वायर का सेंटर ऑफ मास लिखना है। देयरफॉर ये लिखना सही नहीं होगा, इसलिए इसको रिमूव कीजिए और यहाँ पर वाई सेंटर ऑफ मास जो वायर का होता है वो 2r/पाई है। देयरफॉर इसके अलोंग जब आप लिखेंगे फॉर दिस गिवन वायर ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट, तो ये कितना हो जाएगा 2r/पाई, और साथ में वो dm आपको यूज़ करना है। इंटीग्रेशन की लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक। y का कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पर 0 और r है, देयरफॉर ये कोऑर्डिनेट y का 0 से r तक आ गया। नाउ वैल्यू पुट करते चले जाइए, 1/m 0 to r, दिस इज 2r/पाई, एंड दिस इज हाउ मच, dm इज 2m अपॉन r स्क्वायर r dr। जो भी कांस्टेंट टर्म है उन सबको बाहर की तरफ ले लीजिए, कितना हो जाएगा, दिस इज 4m and this m is already in denominator and pi r square, and now 0 to r into r is r square dr, m से m cancel out, कितना बच गया यहाँ पर 4/पाई r स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट करने के बाद r³/3 0 to r, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को डालकर उसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये, दिस इज r³/3, ये कैंसिल आउट, कितना आ गया ये फाइनली, दिस इज 4r/3 पाई। सो सिर्फ एक छोटा सा टेक्निक था कि वो जो आप लिखते हैं वाई एक्सिस के अलोंग, मतलब फॉर्मूला कैसा होता है आपका, YCM इज इक्वल टू 1/m, दिस इज इंटीग्रल y dm होता। तो देखिए y की जगह पे आप r रख लेते, और r रख लेते तो सारा मैटर गड़बड़ हो जाता, क्योंकि आपने थिन वायर्स में चेंज किया हुआ था, और थिन वायर्स में जब चेंज कर लिया था तो आपको मालूम है कि थिन वायर का सेंटर ऑफ मास कितना होता है, तो आपको सेंटर ऑफ मास ही उसका यूज़ करना था। अगर वो मिस्टेक हो जाए तो ये निकालने में परेशानी होगी। ये टेक्निक सिर्फ समझ लीजिए कि कैसे हम किसी सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमी-एस्फेरिकल शेल। हेमी-एस्फेरिकल थिन शेल बोलते हैं, हेमी
spherical thin shell of radius r and mass m। शेल में क्या होता है, जैसे आप बाउल यूज़ करते हैं डाइनिंग के लिए, खाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, अंदर का पार्ट हॉलो होता है। तो अंदर का पार्ट हॉलो है, तो यहाँ उसी हिसाब से आपको डीलिंग करनी होगी। नाउ मैं बोलता हूँ कि जब भी इस तरह का फिगर हो तो आप उसका जो एग्जैक्ट सेंटर है ना, वहीं ओरिजिन ले लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस की, और इससे आसानी ये होगा कि वाई एक्सिस के अलोंग अगर सिमेट्रिक आपने लिया हुआ है तो आपको एक्स एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास निकालने की ज़रूरत नहीं है। नाउ ये हो गया आपका 0 0, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, छोड़िए अभी उसकी बात नहीं करते हैं। हमें क्या करना है, इस सेंटर से क्या करना है, शेल के पूरे पोर्शन को अटैच करना होगा। जो उसकी आउटर कवरिंग है उसको इस सेंटर से अटैच करके देखना होगा, तभी तो सेंटर ऑफ मास पता चलेगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक स्मॉलर सा यहाँ पर पोर्शन dl कट कर लेते हैं, ठीक है। और dl को कट करने के बाद उस पोर्शन को, यानी ये क्या है, डिफरेंशियल एलिमेंट dl है, उसको कनेक्ट कर लेते हैं सेंटर से। दिस इज, मान लेते हैं कि हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा, और ये जो dl है बहुत छोटा सा पोर्शन है, ये चूँकि फिगर को बड़ा करके दिखाया जा रहा है, इसलिए इस परेशानी में मत रहिएगा कि अरे इसके साथ एंगल थीटा बन रहा है, इसके साथ क्या होना चाहिए। बहुत छोटा सा एंगल डी थीटा आपको इसके साथ बना लेना है। आप जानते हैं कि ये जो लेंथ है वो भी आर ही है, रेडियस ऑफ द गिवन हेमी स्फेरिकल थिन शेल। अब आपको क्या करना है, dl को कनेक्ट कर लेना है, और किसके साथ कनेक्ट करना है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, आपको मालूम है, इसलिए स्मॉलर एलिमेंट के लिए, डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए dl इज इक्वल टू आर डी थीटा। नाउ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स को समझने के लिए क्या करना होगा, आपको ये लिखना होगा, ये कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, चूँकि ये और ये सामने इक्वल है, ये अगर आर कॉस थीटा है तो ये भी आर कॉस थीटा। ओके, अब क्या है कि आप तो सिर्फ एक पोर्शन पर ही पहुंचे हैं ना, आपको पूरा आउटर कवरिंग, जो आउटर शेल है उसको कवर करना है। तो आपको क्या करना होगा, इस एलिमेंट जो आपने डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है उसको पूरे बॉडी पर एक्सटेंड करना होगा, ऐसे देख लीजिए, उतनी ही विड्थ का, ठीक है। जब पूरे बॉडी पर एक्सटेंड कर देंगे तो एक सर्कल में वो घूम जाएगा, क्योंकि उस पार नहीं दिख रहा है, देयरफॉर हम छोटा सा एक सर्कल आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। शेल का वो वाला साइड तो हमें दिख नहीं रहा है, तो ये हमारा dl विड्थ का एक पोर्शन आ गया सर्कल के फॉर्म में, जिसका रेडियस कितना है, r cos थीटा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस सर्कुलर जो पोर्शन है उसका मास निकालना होगा, दैट इज इक्वल टू dm, और वो मास कितने के बराबर, टोटल मास ऑफ द गिवन हेमी स्फेरिकल शेल डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द हेमी स्फेरिकल शेल। एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, इज दैट ओके, इनटू इस पोर्शन का एरिया कितना, देखिए ये रेडियस कितनी है, आर कॉस थीटा है, तो इसका एरिया 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा, 2 पाई आर, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द गिवन डिफरेंशियल एलिमेंट सर्कल एंड द विड्थ ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट, 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू डी एल। लीजिए मैं अलग अलग करके ही लिख देता हूँ, देयरफॉर ये कितना हो गया, m अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, दिस इज 2 पाई आर कॉस थीटा एंड डी एल इज आर डी थीटा। जो कैंसिल होने वाला है उन सबको कैंसिल कर लीजिए, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल,
आर स्क्वायर से ये आर और ये आर कैंसिल, बच गया कितना, एम कॉस थीटा डी थीटा, डी एम आपका निकल गया। अब आपको चलना है किधर, y के अलोंग सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो आप कितना लिखेंगे, 1/m इंटीग्रल y कोऑर्डिनेट आपका कितना है देख लीजिए, r साइन थीटा, ठीक है, r साइन थीटा है। और एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा देखिए, तो ये अगर 0 पर आप लेकर आ जाते हैं तो ये सर्कल पूरा खुलकर इस बॉटम पे आ जाएगा, और अगर π/2 पर यानी ऐसे घूमते हुए यहाँ तक चले जाते हैं तो ये पोर्शन जैसे यहाँ आया था तो ये पूरा पोर्शन यहाँ तक कवर कर लिया, और फिर वापस जा रहे हैं तो π/2 पे वो बिल्कुल श्रिंक करके एक पॉइंट में चेंज हो जाएगा। इसको लेके आइए ऐसे नीचे, इसको घुमाइए, ठीक है, ऐसे, तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ डाउन आता जाएगा, ये पूरा पोर्शन ऊपर शेल पर आ रहा है, कवर करके नीचे तक आ जाएगा। उसी तरह जब इसको π/2 तक घुमा कर ले जाएंगे, रोटेट करेंगे, तो ये पोर्शन जो यहाँ था वो धीरे धीरे शेल पर होते हुए इस पॉइंट तक पहुँच जाएगा। सो एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से π/2 तक, और साइन थीटा, और dm कितने के बराबर है, m cos थीटा डी थीटा। इज दैट ओके? जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर ले लीजिए, कितना हो गया, एम आर डिवाइडेड बाई एम, 0 to π/2, दिस इज साइन थीटा, दिस इज कॉस थीटा डी थीटा। नाउ m से m कैंसिल, दिस बिकम्स इक्वल टू r। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको लाना है, देयरफॉर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब ये फॉर्मूले पे आ गया, 2 को बाहर लेकर आ जाइए, r/2 0 to π/2 नॉट पाई, π/2 ये साइन 2 थीटा हो गया डी थीटा। और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है, r/2 नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा, तो 2 थीटा है, चूँकि यहाँ पर कोफिशिएंट में क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, चूँकि यहाँ पर दिए हुए एंगल में ये कांस्टेंट टर्म है तो हम उसी से डिवाइड भी करते हैं। एंगल कहाँ से कहाँ तक, 0 to π/2। नाउ वैल्यू पुट कीजिए, कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस r/2, पहले ही मैंने माइनस बाहर ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। लीजिए मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, YCM इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस बाहर ले लेते हैं, r/2, एंड मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। 2 थीटा है तो 2 थीटा π/2, और आप क्या करेंगे, हड़बड़ी में सिर्फ π/2 सोच लेंगे तो आप वहाँ पर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो ये कितना हो गया, cos पाई, और वो तो 0 है तो cos 0। अब क्या है ये, माइनस r/2, अच्छा ये वाला 2 भूलना नहीं है आपको। नाउ हाउ मच, -1 cos पाई का वैल्यू, और ये 1, कितना हो गया, माइनस r/2 -2 -1, ये माइनस और ये माइनस, प्लस r/2। सो कितना हो गया, y सेंटर ऑफ मास r/2। सो इसका सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, सेंटर ऑफ मास XCM मैंने पहले ही बोला हुआ है कि वो आप निकालिएगा, निकाल के देख लीजिएगा, इसी प्रोसेस से आपको चलना है। x का कोऑर्डिनेट कितना है, r cos थीटा, यहाँ पर आपको r cos थीटा रख कर कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, XCM 0 ही आएगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, 0 एंड r/2, ठीक है, 0 मतलब यहाँ कहीं और r/2 मतलब ठीक मिडिल में यहाँ पर कहीं, ठीक है, तो वहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास लोकेटेड है। देखते हैं नेक्स्ट शेप को, इस बार निकालते हैं सेंटर ऑफ मास किसका, सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमीस्फेरिकल सॉलिड। इस बार शेल नहीं है, थिन शेल नहीं है, बल्कि एक सॉलिड मटेरियल है, तो शेप तो वही रहेगा, शेप आपको वही लेना है।
लेकिन इस बार अंदर से ये हॉलो नहीं है। फिर से आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को ले लीजिए सेंटर से होकर, और ये x, ये y। इस बार क्या करना है कि आपको पूरे जो बाहर की कवरिंग है उसको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप कैसे एप्पल लेकर अगर ऐसे हॉरिजेंटल स्लाइस करते चले जाएं तो क्या होगा, एक पतला पतला सर्कल आपको मिलता हुआ चला जाएगा। या कोई भी राउंड शेप का कोई फ्रूट ले लें और उसको कट करते चले जाएं, आपको क्या मिलेगा, एकदम पतला पतला स्लाइस मिलता चला जाएगा, जो अगर टॉप से देखेंगे तो सर्कुलर शेप का होगा। वैसे ही इसमें पतला पतला स्लाइस काट लेना है आपको। हम काटते हैं यहाँ सेंटर से y डिस्टेंस पे एक पतला सा स्लाइस काटते हैं, और वो स्लाइस की विड्थ dy लेते हैं। ये डिफरेंशियल एलिमेंट की विड्थ कितनी, dy। कैसा लगेगा देखने में, चूँकि ये हाफ पोर्शन इधर का दिख रहा है तो ये पोर्शन ऐसा लगेगा कुछ, अगर उस साइड से आप देखिएगा तो अब क्या है कि हमें क्या करना है, इसकी भी तो रेडियस मालूम करनी है ना। ये रेडियस, चूँकि यहाँ रेडियस r है, या अगर इस पोर्शन से सेंटर को मिला दें तो ये भी रेडियस r है, और आपने क्या किया है, आपने y डिस्टेंस पे ये कट किया है। तो आपको इस बात में कंफ्यूजन नहीं रखना है कि अरे सर यहीं तक y होना चाहिए था, नहीं। चूँकि आपको फिगर अच्छा अपीयर हो इसलिए थोड़ा तिरछा करके दिखाया गया है। अगर वो साइड से देखिएगा तो ये y यहाँ तक है, ठीक है। तो कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो ये अगर y है, ठीक, और ये r है, देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। देयरफॉर ये पोर्शन कितना हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। रेडियस आपको मालूम हो गई, तो अब आपको क्या करना है, एलिमेंटल मास निकाल लेना है। हेमीस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, ये वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और मास कितना है, m है। देयरफॉर m/2/3 पाई आर क्यूब। और उसी तरह यहाँ पर इसका एरिया, सॉरी वॉल्यूम निकालना है। देयरफॉर सर्कल का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर कितना है, ये रेडियस है ना, उसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू, अगर इसका स्क्वायर करेंगे रूट ख़त्म, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और थिकनेस कितनी, डी वाई के बराबर। ये भी वॉल्यूम है, चेकआउट कर लीजिए, और ये भी वॉल्यूम है। बहुत सारी बुक इतनी डिटेल को नहीं लिखती है, वो सिर्फ मास और दिए हुए वॉल्यूम का रेशियो रॉग से लिख देती है। आप भी चाहें तो आप भी लिख सकते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। सो मैं चाहता हूं कि आप डिटेल में समझ लीजिए इन बातों को। देयरफॉर पाई से पाई कैंसिल, 3 ऊपर चला गया, 3m/2r क्यूब, एंड ये कितना, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब आप y एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए। y एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास के लिए 1/m 0 to r, देख लीजिए कहाँ से वेरी कर रहा है ये, 0 0 एंड दिस इज 0 r। सो 0 to r, और ये स्मॉलर y, dm कितना, 3m डिवाइडेड बाई 2r क्यूब, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। इज दैट ओके। जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर लेकर आ जाइए। 1/m, दिस इज 3m/2r क्यूब, ओके। ये अंदर ही रह जाएगा, 0 to r, y आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। m से m कैंसिल आउट, 3/2 r क्यूब। दोनों को सेपरेट कर लीजिए, 0 to r, y आर स्क्वायर
माइनस ये कितना 0 to r y क्यूब, और सॉरी यहाँ डी वाई छूट गया है, दिस इज डी वाई माइनस, सो वाई आर स्क्वायर डी वाई माइनस दिस इज ऑल्सो डी वाई। मिस्टेकनली डिनोमिनेटर से ये न्यूमरेटर में लिखा गया और अभी रिजल्ट निकालने में बहुत सारी दिक्कत आ सकती थी। 2r³, अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, 3/2r³, ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन है बाहर आ जाएगा, मैंने कर लिया बाहर, ये y²/2 और ये r उसमें पुट कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा r²/2, यानी लिमिट को डाल के इंटीग्रेट करके लिमिट डाल के और ये वैल्यू आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट कीजिए और अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू डालिए, कितना हो जाएगा ये r⁴ डिवाइडेड बाई 4, कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके लिख लीजिए, दिस इज 3/2r³ एंड दिस इज r⁴ डिवाइडेड बाई 2 माइनस r⁴ डिवाइडेड बाई 4। एलसीएम ले लीजिए और लिख ही डालिए, 3/2r³, एलसीएम ले लीजिए और लिख डालिए 4, कितना हो गया 2r⁴ माइनस r⁴, 3/2r³ इंटू r⁴ डिवाइडेड बाई 4, ये कैंसिल आउट, 3r/8, YCM कितना आ गया 3r/8 और XCM कैलकुलेट करके देख लीजिएगा 0 आएगा, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास कितना, दैट इज इक्वल टू 0 एंड 3r/8। इज दैट ओके? बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट शेप को। नेक्स्ट फिगर है हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ राइट एंगल ट्राइंगुलर सॉलिड, triangular solid of sides A and B and mass M। फिगर कुछ ऐसा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और सॉलिड भी है। मैं यहाँ पर इसकी ओरिजिन मानता हूँ और कोऑर्डिनेट एक्सिस को कुछ ऐसे लेता हूँ, ये 0 0 ओके, और ये डिस्टेंस A, बेस कितनी है A है और हाइट B है। नाउ आपको एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि 2 बार आपको निकालना पड़ेगा, ये फिगर सिमेट्रिक नहीं है। नाउ क्या करना है कि सबसे पहले हमें x पे dx विड्थ का एक डिफरेंशियल एलिमेंट कट कर लेना है, ये हमारा dx। ओके, अब आप देखिए कि हम इस हाइट को y मान लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो देखिए तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस इज b/a होगा या नहीं होगा, और दूसरा y/x, यानी जो आपने माना है और जो गिवन है उन साइड्स का रेशियो आपको निकालना ज़रूरी था। देयरफॉर यहाँ से अगर आप लिखना चाहें तो y इज इक्वल टू b/a इंटू एक्स हो जाएगा और x इज इक्वल टू a/b इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एलिमेंटल मास निकाल लेना है। देखिए dm इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ बेस A एंड हाइट B इनटू व्हाट इज दिस, ये कितना हो जाएगा इसका एरिया y dx हो जाएगा। क्लियर है? नाउ आप देखिए कि y का वैल्यू कितना है आपके पास, b/a इंटू एक्स है, इसको ऊपर लेके जाइए 2m डिवाइडेड बाई ab, ये कितना हो गया b/a x dx। ओके, b से b कैंसिल, कितना हो गया 2m, ये a इंटू a स्क्वायर एंड दिस इज x dx। पहला आपने
ये जो एलिमेंटल मास है वो आपके इस कंसीडरेशन के हिसाब से आपने निकाल लिया है। अब XCM सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस 1/m इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0a, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a0। नाउ कहाँ से कहाँ तक, 0 to a और x dm, वैल्यू पुट कीजिए dm का 1/m 0 to a x एज इट इज और dm 2m/a² x dx। जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर लेकर आ जाइए। 2m m a² 0 to a x स्क्वायर, ये और ये मल्टीप्लाई हुआ dx। नाउ इंटीग्रेट कीजिए, प्रॉपर लिमिट डालिए और उसका वैल्यू लिख दीजिए। कितना हो जाएगा, a³/3। ये देखिए कैंसिल और m से m कैंसिल, कितना हो गया 2/3a। सो पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ XCM कितना आ गया है, 2/3a आ गया है। अब आपको निकालना है YCM। Y के अलोंग सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे x एक्सिस के अलोंग ऐसा ये y हाइट पे dy एलिमेंट कट कर लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है तो ये कितनी हो जाएगी, a - x हो जाएगी। क्यों, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है, a है। ओके, अब क्या करना है आपको कि फिर से इसका जो एलिमेंटल मास है, डिफरेंशियल एलिमेंट जो है उसका मास निकालना है। दैट इज सेम प्रोसेस अपनाएंगे, हाफ a b, और यहाँ पर कितना हो जाएगा इस बार, dy है और ये लेंथ कितनी है, a - x है, तो a - x इंटू dy। ओके, x का वैल्यू पुट कर लीजिए, ये ऊपर चला गया 2m/ab, a कितना, a एज इट इज, x कितना a/b y, और ये कितना dy। इसको अरेंज कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2m/ab, ये ba, दोनों में a है, a कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा, ये a कॉमन होने के बाद ये हो जाएगा b और -y डिवाइडेड बाई b, और ये हो जाएगा dy। a से a कैंसिल, 2m/ दिस b एंड b स्क्वायर, और ये कितना हो गया b - y dy। dm निकल गया, और y सेंटर ऑफ मास आप आसानी से निकाल सकते हैं। y सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, 1/m y dm। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से b तक, y के डायरेक्शन में, दिस इज 0b। नाउ क्या हो जाएगा आपका, वैल्यू पुट कीजिए, 1/m y तो एज इट इज है, dm कितना है 2m/b² b - y dy। ओके, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर कर लीजिए, ये 0 to b, 2m m b², 0 to b y b - y dy। m से m कैंसिल आउट, 2/b², और यहाँ पर अगर आप दोनों को सेपरेट करके देखें तो ये हो जाएगा y²/2। इज़ दैट ओके, और ये पहले से b है तो b³/2, और यहाँ हो जाएगा y³ मीन्स b³/3। आप इसे अरेंज करके देख लेंगे, ये कितना हो गया 2/b², और इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा b³/6। ये कैंसिल आउट, 2 से 3
बी अपॉन 3। सो वाई सी एम कितना आ गया आपके पास? वाई सी एम आ गया 1/3 बी। देयरफॉर सेंटर ऑफ मास कितना हो गया उसका? उसका सेंटर ऑफ मास हो गया 2/3 ए 1/3 बी। ठीक है, 2/3 यानी सेकेंड 3 पार्ट में बांट लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ सामने कहीं, और 1/3 इसको भी 3 पार्ट में बांट कर कुछ ऐसा कर लीजिए। ठीक है, तो आपको ये सामने सामने ये मिल गया सेंटर ऑफ मास। तो आपको सामने सामने ये मिल गया सेंटर ऑफ मास। एक लास्ट और देख लेते हैं और उसके बाद इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ mass m, height h and semi vertex angle थीटा। ये इंफॉर्मेशन है आपके पास। हम इसको कैपिटल एम ही लिख देते हैं, क्योंकि अब तक कैपिटल एम को कंसीडर करके आ रहे थे। सो ये एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है। तो कोन कुछ ऐसा होगा आपका, ये रहा। ओके, तो मैं इस बार क्या कर रहा हूँ कि ये जो टिप है, मैंने कोन को उल्टा बनाया है। टिप को ओरिजिन मान के और एग्जैक्ट सेंटर से होते हुए वाई एक्सिस ले लेता हूँ और इधर एक्स एक्सिस, और ये एंगल थीटा। ओके, और आपको मालूम है कि ये उसकी रेडियस हो जाएगी। सबसे पहले आपको मास कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए कि आप, इसकी हाइट भी गिवन है, मान लीजिए कि आप वाई हाइट पे क्या करते हैं, एक स्लाइस काट लेते हैं ऑफ थिकनेस डी वाई, जैसा कि अब तक करते आए हैं। और ये चूँकि इस पोर्शन से दिखाई दे रहा, हाफ पोर्शन आपके सामने है, तो उस साइड से ये पोर्शन कुछ ऐसा होगा। मान लेते हैं कि ये रेडियस x है। ओके, ये पोर्शन आपका जो एलिमेंटल रिंग आपने काटा है उसका उधर वो पोर्शन दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालिए इस दिए हुए पोर्शन का। तो वॉल्यूम जब आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। थिकनेस यानी एरिया ऑफ द गिवन सर्कल इनटू थिकनेस। नाउ ज़रा ध्यान से देखिए, सेमी वर्टेक्स एंगल दिया हुआ है, तो tan थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, दिस इज x, दिस इज y। ये कितने के बराबर हो गया, x इज इक्वल टू वाई tan थीटा। ठीक है, वैल्यू पुट कर लीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा, पाई इंटू वाई tan थीटा स्क्वायर इंटू डी वाई। चूँकि एक्स स्क्वायर और डी वाई का रिलेशन आपको एस्टेब्लिश करना था, नहीं तो ये दोनों बेमेल हो जाता फिर। सो यही मैथमेटिक्स आपको ध्यान रखनी होती है, पाई वाई स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा डी वाई। सिर्फ वॉल्यूम निकला है, आपको मास निकालना है। मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम जो आप लिखते हैं उसे रॉ से डिनोट करते हैं, और वही किसके बराबर हो जाता है, dm अपॉन dv के बराबर हो जाता है। देयरफॉर dm इज इक्वल टू हाउ मच, रॉ dv। तो यहाँ पर अगर dm हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रॉ dv कितना है, ये पाई, इसको पहले लिख लेता हूँ, tan स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर डी वाई। अब टोटल मास, तो टोटल मास इज इक्वल टू दिस इज dm, और कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, फ्रॉम ऑरिजिन 0 0 टू दिस हाइट 0h। सो 0h। नाउ पूरा वैल्यू पुट कीजिए,
कितना हो गया 0 टू h रॉ पाई tan स्क्वायर थीटा y स्क्वायर dy। बाहर कर लीजिए कांस्टेंट टर्म को रॉ पाई tan स्क्वायर थीटा और इंटीग्रेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एच क्यू अपॉन 3, कितना आ गया m रॉ पाई tan स्क्वायर थीटा एच क्यू अपॉन 3। ठीक है, मास आपने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर दिए हुए फिगर में मास कैलकुलेट करना ज़रूरी है, आप ऐसा कंसीडर करके लेके आगे बढ़ेंगे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी पोर्शन में इसका मास थोड़ा कम है, हाइट से रिलेट आप कर नहीं पा रहे हैं और कहीं जाकर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, हाइट से हर हालत में हाइट और एंगल से रिलेट करना होगा। नहीं तो आप सीधे सीधे m लिख देंगे कि अरे पूरा तो है, m लिख देते हैं। ठीक है, नहीं हो पाएगा, आपको करना पड़ेगा ऐसा। देयरफॉर m इज इक्वल टू हाउ मच, रॉ पाई tan स्क्वायर थीटा एच क्यू अपॉन 3। अब क्या करना है, आपको निकालना है y cm के अलोंग सेंटर ऑफ मास। अब क्या करना है आपको, y एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो y एक्सिस के अलोंग जब सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो मैंने कहा है कि देख लीजिए ये फिगर किसी एक एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, बिल्कुल है y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक, तो उसी के अलोंग निकाल लीजिए और x cm यानी x एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा। देयरफॉर y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखिए इस बार थोड़ा चेंज करके, 0 टू h हाउ मच y dm डिवाइडेड बाई 0 टू h हाउ मच ओनली dm। टोटल मास तो यही है, आपने निकाल लिया, लेकिन मैं चाहता था थोड़ा चेंज कीजिए इस बार और तब लिखिए। कितना आ जाएगा ये तो आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो उसको लिख ही लीजिए आप, पहले निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर जब आप नहीं निकाले हुए रहते तो यहाँ पर साथ साथ कैलकुलेट करना पड़ता। tan स्क्वायर थीटा एच क्यू अपॉन 3, dm आपने ऑलरेडी निकाला हुआ था जिसको मैंने वाइप किया हुआ है, फिर से उसे लिख लीजिए रॉ पाई y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा dy। अब यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर दीजिए 0 टू h y रॉ पाई y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा dy। ओके, जो भी कॉमन आ रहा है, कांस्टेंट है, सॉरी नॉट कॉमन, कांस्टेंट है उसे बाहर ले लीजिए। रॉ पाई tan स्क्वायर थीटा, रॉ पाई tan स्क्वायर थीटा, और भी कुछ है नहीं है, डिवाइडेड बाई रॉ पाई tan स्क्वायर थीटा एच क्यू अपॉन 3। यहाँ पर ये y एंड y स्क्वायर कितना हो गया 0 टू h y टू द पावर 3 dy। ये देखिए ये इतना कैंसिल, 3 ऊपर चला गया है, 3 डिवाइडेड बाई एच क्यू, और यहाँ जब वैल्यू लेंगे पुट करेंगे लिमिट्स तो कितना हो जाएगा h4 अपॉन 4, ये कैंसिल आउट, देयरफॉर कितना हो गया 3h अपॉन 4। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन फिगर क्या हो गया 0 एंड 3h अपॉन 4। ये जो राइट सर्कुलर कोन है हमने क्या लिया है, सॉलिड लिया है। हॉलो भी हो सकता है, हॉलो होगा तो आपको इसी पैटर्न को यूज़ करके चलना है, ऐसा ही प्रोसेस होगा उसमें भी। बस क्या है, यहाँ पर जो वॉल्यूम आपने लिया है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया लेना होगा। आप ज़रूर उसे खुद से कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में रिज़ल्ट बताएंगे। लेक्चर्स में सारे फिगर्स को एक साथ लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं सिर्फ इस तरह का जो भी फिगर था मैंने इसलिए डिस्कस कर दिया कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि कहीं भी जो रिज़ल्ट लिखा हुआ रहता है सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस शेप और दैट ऑब्जेक्ट,
वो ऐसे ही नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं मैथमेटिकल टूल्स के थ्रू कैलकुलेट किया हुआ रहता है। मैंने सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश की है कि फिगर्स में अगर एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाए तो आप रिजल्ट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।